ओके जैद आ गए तुम? लाइक क्वेश्चन है दिस, टोटल 160 शेयर्स। चलो मैं क्वेश्चन पूरा बोलता हूँ तुम लोग को, है ना। 160 shares of face value of 100 rupees were purchased when the market value, ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया होगा आई थिंक पहले। हाँ सर, ये पेपर में था। हाँ, was ₹120। ठीक है, कंपनी has declared 20% dividend। Company has declared 20% dividend। Then find the rate of return आज मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन। 20% डिविडेंड। हाँ वो बताता हूँ सारी चीजें। सो क्वेश्चन है दिस, 160 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 were purchased when the market value was ₹120 and company has declared 20% dividend. Find out the rate of return of the investment. Anyone who can explain this question? आस्था तुम एक्सप्लेन करोगे ये क्वेश्चन? सर मुझे ये नहीं पता शेयर्स का। देखो सुनो, ये तन्मय तुम? सर मतलब पहले वो कितना इन्वेस्ट किया मनी वो फाइंड करेंगे, मतलब 160 इंटू मार्केट वैल्यू, फिर उसके बाद का पता नहीं, वो डिविडेंड का पता नहीं। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअली ये क्या होता है ना, काफी सिंपल है। सपोज करो हर्ष का एग्जांपल ले लेते हैं। हर्ष का एक फैक्ट्री है पेन्स का, कुछ स्पेशल यूनिक पेन हर्ष बनाता है। सपोज करो इसका जो कॉस्ट है हर्ष को, खुद कंपनी को, लेट्स से 1 पेन का कॉस्ट है कितना? 10 रुपीज। अभी वो पेन मार्केट में कितने में सेल होता है वो मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो कोई बहुत ही स्पेशल बहुत ही यूनिक पेन है, तो डिफरेंट डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। कोई होगा वो इसका 15 रुपीज देगा, कोई 20 रुपीज देने के लिए रेडी हो जाएगा, कोई 25 रुपीज देने के लिए रेडी हो जाएगा, कोई 30 रुपीज देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इससे इस कंपनी को ये आइडिया लग रहा है कि यार ये पेन जो उसने बनाया है इसकी मार्केट वैल्यू 15 to 30 वेरी कर रही है, ऑब्वियस ही बात है वो 30 में ही सेल करने वाला है। ये क्लियर? ठीक है, तो एक शेयर उसका फेस वैल्यू वही होता है जो कंपनी को खुद को पड़ता है, वो कितना है? 100 रुपीज। मार्केट में जो लोग परचेज करने वाले हैं वो किस कॉस्ट पे करने वाले हैं? 120। लोगों को फेस वैल्यू का नहीं पता होता, कोई मतलब भी नहीं होता है, वो जस्ट परचेज कर रहे हैं दिस 120 रुपीज पे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ओके, अभी ये डिविडेंड क्या होता है ना, डिविडेंड इज लाइक कैशबैक। जैसे सपोज करो मैं हर शेयर परचेज कर रहा हूँ 160 शेयर्स, किस रेट पे? 120। हाँ, तो मेरे को जो कॉस्ट पड़ेगा कस्टमर को, दैट इज 160 into 120, दिस विल बी 19,200। ये क्लियर? हाँ सर। ठीक है, अभी डिविडेंड क्या होता है? ये कैशबैक होता है एक्चुअल में, और वापस जो कैशबैक आ गया ना दैट इज 20%। अभी कैशबैक का मतलब क्या होता है? एक्चुअली डिविडेंड है, ये क्या होता है कंपनी के प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग होता है। लाइक सपोज करो कंपनी को इस साल काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, शेयर समझते हो ना, शेयर? हाँ, यानी कंपनी का कुछ पार्ट वो ओन करते हैं। कंपनी का एक्चुअली लाइक सपोज करो 100 है, तो कंपनी स्टार्टिंग में अपने शेयर निकालती है। जैसे भी बर्गर किंग, उसका आईपीओ आया है, मतलब उन्होंने 1 करोड़ शेयर डिक्लेयर किए हैं, मतलब उन्होंने कंपनी की जो वर्थ थी उसको 1 करोड़ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, वो खैर अलग चीज होती है, अभी तुम इतना मत समझो, तुम जस्ट इतना समझो कि शेयर एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली। ये ऑब्जेक्ट नहीं बोलना चाहिए, कंपनी का एक पार्ट हो गया। ठीक है, और वो पार्ट जिसके पास होता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर।
अभी कंपनी को इस साल काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, तो कंपनी हर कस्टमर को जिसने स्टॉक या फिर शेयर परचेज किया हुआ है उसको कैशबैक दे रही है, गिफ्ट दे रही है। और वो गिफ्ट कितना है? 20%। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये जो 20% होता है ना, ये फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू। हाँ, तो कैशबैक या फिर तुम बोल सकते हो गिफ्ट कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर को, ये हो गया 20%। अब ये जो 20% होता है ना, ये पर शेयर होता है एक्चुअल में। टोटल शेयर कितने थे? 160 और ये कैलकुलेट किस पे होता है? फेस वैल्यू। सो दिस क्लियर? सर मतलब जो कस्टमर पे कर रहा है उसमें से उतने सब्ट्रैक्ट होंगे? नहीं, सब्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं होगा। आपने 19,200 इतना पे किया था, आपको कैशबैक मिल गया इतना। ये बेसिकली तुम्हारा गिफ्ट हो गया। क्या हो गया? गिफ्ट। हाँ, अभी वो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न विल बी दिस 3200 अपॉन 19,200 इंटू 100। 100। ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा गिफ्ट होता है। तुम एक चीज और समझने का ट्राई करो। तुमने 160 शेयर परचेज किए थे दिस कॉस्ट में, तुम बाद में कभी उनको सेल भी करोगे ना, हाँ। वो एक अलग प्रॉफिट है, वो एक अलग प्रॉफिट है। अभी कंपनी का जो मार्केट वैल्यू था शेयर का वो कितना है? 120। 120। जनरली शेयर खरीद के लोग थोड़ा सा वेट करते हैं शेयर के प्राइस को इंक्रीज होने का। सपोज करो 1-2 साल बाद ये शेयर प्राइस हो गया लेट्स से 500, ठीक है, तो तुम बाद में चाहो तो उसको सेल कर सकते हो, और तुम्हें बाद में जो कॉस्ट मिलने वाला है वो होगा 500 इंटू यानी 160। तो वो एक डिफरेंट प्रॉफिट है, वो एक अलग प्रॉफिट है। सपोज करो कंपनी लॉस में जाता है और शेयर का वैल्यू जो पहले 120 था वो अभी लेट से 80 ही रह गया, तो तुम्हें लॉस होगा 40 रुपीज पर शेयर। वो एक अलग प्रॉफिट लॉस है। ये डिविडेंड होता है, कैशबैक, गिफ्ट। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये सिंपल था यार, बस हो गया। कस्टमर ने इतना पे किया है 19,200, कैशबैक गिफ्ट, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। और ये है 20%। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है और ये पर शेयर होता है। ओके, सो 20% ऑफ फेस वैल्यू 100, टोटल शेयर्स थे 160, तो ये मिल गया आपको गिफ्ट। क्वेश्चन है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, वो होगा दिस। इसको कैलकुलेट कर लेना। और ये 100/6। हाँ, ये कितना आ रहा है? ये आई 100 थिंक by इज 100 अपॉन 6। 6, ठीक है। सो 1 देन 40 देन 6 देन अगेन 6 सर यानी इतना परसेंट कस्टमर यानी शेयर होल्डर को मिल जाएगा गिफ्ट। यार ये गिफ्ट है यार, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे पास शेयर भी मिल गए तुम्हें, शेयर अभी भी तुम्हारे पास है, ये एक्स्ट्रा गिफ्ट हो गया कंपनी की तरफ से। मैं तुम्हें गूगल पे दिखाता हूँ इसका डेफिनेशन, एक सेकेंड। ये देखो, डिविडेंड रेफर्स टू अ रिवॉर्ड, कैश और अदरवाइज, दैट अ कंपनी गिव्स टू इट्स। शेयर होल्डर। हाँ, अब ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आप इसको इशू कर सकते हो। लाइक आप कैश पेमेंट कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि कंपनी, क्या होता है कई बार तुमने 160 शेयर परचेज किए, तो एज अ गिफ्ट कंपनी ने तुम्हें कोई और शेयर भी दे दिए, ठीक है, वो कमी होता है एक्चुअली। जनरली कैशबैक ही होता है। क्लियर? हाँ ये लाइन सर। देखो, डिविडेंड इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट द कंपनी शेयर्स विद इट्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स। वो इसलिए करते हैं ताकि कंपनी क्या प्रॉफिट में जा रही है, तुम्हें गिफ्ट वगैरह दे रही है, तो तुम भी चाहोगे कि मैं इससे और शेयर परचेज करूं, तो मेरे को एक्स्ट्रा और भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जैसे अपन लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह इशू करते हैं तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिलता है ना, कि मूवी टिकट पे इतना फ्री, इतना कैशबैक, या फिर पेट्रोल वगैरह पे इतना फ्री, इतना कैशबैक, तो वही होता है डिविडेंड। ठीक है, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और। द पार्ट ऑफ द, देखो ये लाइन देखो यहाँ पे, ये रहा, द डिविडेंड इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड बाय कंपनी ऑन द फेस वैल्यू। ठीक है, क्लियर? ओके, एक पॉइंट और।
एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन, सपोज करो जीएसटी का रेट है लेट्स से 12%, वैसे 18% वगैरह होता है, लेट्स से 12%, ओके, एंड आफ्टर जीएसटी कॉस्ट ऑफ बुक ले लेते हैं, बुक इज लेट्स से 180 रुपीज, ठीक है, फाइंड एसजीएसटी। ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है, बोलो? सर मतलब 6% ऑफ 120 180। नहीं, 6% ऑफ 180 नहीं होगा, ये क्वेश्चन तुम थोड़ा सा ठीक से रीड करो। आफ्टर जीएसटी मतलब जीएसटी अप्लाई करने के बाद टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है उसका? 180। एक्चुअली क्या होता है, जीएसटी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, काफी तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा। इसमें एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, जीएसटी फॉर गुड्स, सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, सी फॉर सेंट्रल, एस फॉर स्टेट। स्टेट, दोनों का इक्वली होता है। एक I4 भी होता है, वो इंटरनेशनल वगैरह में यूज होता है, वो भी यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है, दोनों इक्वल अमाउंट में होता है, 6%, 6%, ओके। लेट्स से स्टार्टिंग कॉस्ट था उसका X, जीएसटी हर वगैरह एक बार 6% ही लेना होता है। इक्वल होते हैं दोनों। सपोज करो आपको 18% गिवन है तो 9%, 9%, अच्छा, हाफ होता है। हाँ, 20% नहीं होता है वैसे, सपोज करो 20% है तो 10%, 10%, ठीक है। सपोज करो स्टार्टिंग कॉस्ट है X, 12% जीएसटी, यानी अभी इसका कॉस्ट बनेगा 112/100, ये क्लियर? हाँ, इज इक्वल टू 180। x is equal to 180 into 100 upon 112, ये क्लियर? SGST is equal to CGST is equal to इस x का कितना परसेंट? 6%, डन। तो ये दो क्वेश्चंस आते हैं, बस हो गया, क्लियर? यस। ओके, तो अभी आते हैं शीट पे, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा डिस्कस करना है? The fourth. सेकंड। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 तो काफी सिंपल है, आस्था तुम एक्सप्लेन करो सेकंड। सर एक मिनट। देखो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों होता है ना, तो माइंड में यही थॉट आना चाहिए, स्क्वायर करके ऐड करते हो। सर हाँ। लेकिन उसमें a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अरे भाई सपोज करो ये तो देखो आपको गिवन है ऑलरेडी सी, वो फाइंड करना था, लेट्स से दैट इज x, ठीक है, ये है दिस। सर यहाँ और पर a sin थीटा मतलब वो जिसको फाइंड करना है उसे कोई वेरिएबल देकर स्क्वायर करना। हाँ, स्क्वायर ऐड करो तो ये होगा a स्क्वायर cos पर थीटा, a स्क्वायर sin पर थीटा यानी कि a स्क्वायर, b स्क्वायर sin पर थीटा, b स्क्वायर cos पर थीटा यानी कि b स्क्वायर, माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा कैंसिल, इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो आंसर इजीली आ गया है इसमें, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है? सर फोर्थ। 3 और देख लेते हैं, बाकी 3 बता देता हूं मैं। 3 भी सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फैक्टर है यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल, इसमें हम लोग रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज करते हैं। अब जैसे तुम इसके फैक्टर्स देखोगे तो फैक्टर्स क्या हो रहे हैं बोलो? x minus 1 and x minus 2, तो आप x is equal to 1 इसमें पुट करोगे 0, x is equal to 2 भी इसमें पुट करोगे इक्वल्स टू 0, तो x is equal to 1 पे 1 minus p plus q is equal to 0, x is equal to 2 पर 16 minus 4p plus q is also 0, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, इजीली आंसर p and q। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है x1 x2 x3 x4 xn, ये सब है क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और फिर फाइंड करना है आपको दिस। देखो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अभी ये क्लियर है कि x1 x2 x3 xn ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डी, फिक्स डी, ठीक है। अभी यहाँ पे होता क्या है ना, हम लोग इन टर्म्स को डिफरेंस में एक्सप्रेस कर देते हैं, डिफरेंस में फिर सेपरेट करते हैं, चीजें डायगोनली कैंसिल हो जाती हैं,
ओके, तो बेसिकली मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ d एंड साथ में विद डिवाइडेड d। ओके, x1 x2, यहाँ पे x2 x3, फिर x3 x4 और सबसे लास्ट में है दिस d। इस d को लिखा मैंने x2 माइनस x1, यहाँ पे d को लिखा आपने x3 माइनस, x2 यहाँ पे d को लिखा आपने x4 माइनस x3, सबसे लास्ट में d को लिखा दिस। क्लियर? सर अभी कैंसिल हो जाएगा बीच में। सब कैंसिल हो जाएगा, इसको सेपरेट कर दो। तो सेपरेट करने पर ये आने वाला है 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x2, 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन x3, 1 अपॉन x3 माइनस 1 अपॉन x4 और सबसे लास्ट में 1 अपॉन xn माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x। दिस कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल, फाइनली रिमेनिंग है दिस 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन xn। LCM x1 xn, numerator will be this and this equals to कितने टाइम्स d? n माइनस 1। हाँ, कैंसिल। ये इसका फाइनल आंसर है। बाकी यार ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है ना, वैल्यू वगैरह पुट करो, इजीली आंसर हो जाता है। एक अपने आप से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। n अपने आप से डिसाइड कर लो 3 टर्म्स या 4 टर्म्स, और फिर इसके अंदर वैल्यू वगैरह रख के सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा सिंपल था, तो 1 आता है। विच क्वेश्चन? सर 7th 17 6th 7 6 the value of sin pi by 14, sin 3 pi by 14, 5 pi by 14, 7 pi by 14, 9 pi by 14, 11 pi by 14 और 13 pi by 14। यार ये तो तुम्हें क्लास में करवाया था, वही क्वेश्चन। देखो sin 13 pi by 14 और pi by 14 सेम है। pi आ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये sin pi by 80 pi by 14 के इक्वल है, ये sin 3 pi by 14 के इक्वल है, ये sin 5 pi by 5 pi by 14 के इक्वल है, और ये सिंपल सा sin pi by 2 sin 90 डिग्री मतलब 1 लिखा हुआ है। ओके, इसकी जगह पे cos होता तो इन सारे टर्म का कोई यूज नहीं है, क्योंकि cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। ठीक है। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज दिस sin pi by 14, sin 3 pi by 14 और sin 5 pi by 14 और इसका स्क्वायर। याद है बताया था लास्ट टर्म पे कोसाइन सीरीज का मल्टीप्लिकेशन, इसको आप लिख सकते हो cos pi by 2 minus pi by 14 LCM and this will be 6 pi by 14। इसको आप लिखोगे pi by 2 minus का 3 pi by 14, कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर साइन और cos सेम होते हैं। 14 LCM 7 pi minus का 3 pi यानी कि cos 4 pi by 14। हाँ, और यहाँ पे इसको लिखोगे pi by 2 minus का 5 pi by 14 यानी कि 2 pi by 14 और इसका भी जो है स्क्वायर। ठीक है, ये है अभी cos pi by 7, दिस इज cos 2 pi by 7 एंड दिस इज cos 3 pi by 7। ठीक है, तन्मय नेक्स्ट स्टेप तुम बोलोगे। सर वो डबल एंगल से देखो ये cos 3 pi by 7 है, इसको आप लिख सकते हो माइनस cos 4 pi by 7, माइनस cos 4 pi by 7 माइनस का स्क्वायर विल बी प्लस, यानी कि cos pi by 7 cos 2 pi by 7 cos 4 pi by 7 और इसका भी क्या स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन वही बन गया जो आपको लास्ट टाइम पे बताया था। दिख रहा है कितना आंसर आता है इसका? 1/8। हाँ सर उसमें माइनस cos 4 pi by 7 कैसे? बेटा ये बताया था ना, एंगल्स का समेशन पाई है तो साइन डायरेक्ट इक्वल होता है, cos नेगेटिव। हाँ cos में नेगेटिव होता है, तो ये है 1/8, स्क्वायर करोगे तो 1/16 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या डाउट है भाई? 7 तो सिंपल है, 25 ऑब्जर्वेशंस का मीन 36 है, स्टार्टिंग 13 का ऑब्जर्वेशन का मीन ये है, बाद के 13 ऑब्जर्वेशन का मीन वो है जो आपको गिवन है,
और फाइंड करना है 13 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन क्या होता है? टोटल समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, यही होता है। सर इसमें 13 into 32 करना है, यानी हाँ, फर्स्ट वो 2 बार 13 आएगा का एक्चुअल में। सम आ जाएगा। स्टार्टिंग 13 का समेशन, sum of starting 13, that is 13 into 13 into 32 32, और लास्ट 13 का 13 का समेशन 13 into 39 39 into 13। 13। ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, जैसे सपोज करो टोटल बेंच है 5, तो स्टार्टिंग से थर्ड बेंच लास्ट से सेकंड होता है, लास्ट से थर्ड होता है? थर्ड। लास्ट से थर्ड होता है। जैसे वीक में डेज होते हैं 7, तो स्टार्टिंग से 6th डेज यानी कि सैटरडे, वो लास्ट से फर्स्ट डे नहीं होता, वो लास्ट से सेकेंड डे होता है। ऐसे ही यहाँ पे टोटल 25 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो स्टार्टिंग से जो 13 होगा ना, वो लास्ट से 12 नहीं होगा, 13 तो होगा। वो लास्ट से 13 ही होगा। समझ गए? हाँ। तो बेसिकली इन दोनों समेशन में जो 13th है ना, ये डबल बार आ रहा है। ये क्लियर? ये ठीक है, एक पॉइंट और, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36, मतलब सबका जो समेशन है वो कितना 25 है? 36। 25 36 into 30। into 25। सर अभी वो 13th ऑब्जर्वेशन को x लेके फिर सर ये हो गया 13 into 32, ये हो गया 13 into 39, और ये हो गया यहाँ पे 36 into 20। आपको फाइंड करना है T30। क्या करना चाहिए? सर इसमें T13 को x ले लेंगे, हाँ, 13 into 32 plus 13 into 39 minus x, यानी फिर समेशन आ जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये है A, ये है B, ये है C। फाइनल आंसर बताओ। a plus b, I mean a plus b minus x is equal to c. हाँ, मतलब a plus b minus c करना है सर। A plus B plus T13 is equal to C, करेक्ट है? हाँ। ओके, नहीं सही सर, है, सही है, सही है, सही है। नहीं, अच्छा, मिस्टेक है, मिस्टेक है, मिस्टेक है। एक सेकंड, माइनस T13। एक सेकंड, अभी ठीक है? हाँ अभी हाँ। ओके, क्योंकि वो 2 बार आ गया था ना, एक बार पहले। सही है, ठीक है। सो T13 विल बी A plus B minus c। C। नेक्स्ट बताओ, इसमें तो एलसीएम कैलकुलेट करना था जैसे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। 13 से पहले कोई डाउट? नहीं सर, 13। ये सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर बताया था आपको, 2:1 में डिवाइड करता है। हाँ H is to K is to S to। HGO, H for ऑर्थो सेंटर, G for सेंट्रोइड, O4। हाँ सरकम। हाँ, ये O4 ऑर्थो सेंटर नहीं होता है ना, ये O4 सरकम सेंटर होता है। हाँ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। So question number 13 is, if 3 to the power 9 plus 12, 15 or 3 to the power n is a perfect cube of an integer, where this then find out the value of n. तो 3 to the power n plus 3 to the power 12 plus 3 to the power 15 plus 3 to the power n, ये है एक perfect cube. Okay, where n belongs to a natural number, then find out the value of n. एक काम करते हैं, इसमें से पहले कुछ कॉमन लेते हैं। लेट्स से 3 टू द पावर 9 कॉमन, रिमेनिंग है 1 plus 3 क्यूब plus 3 to the power 6 plus 3 to the power n minus 9। ये ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है, यानी कि दिस आल्सो शुड बी अ परफेक्ट क्यूब। ओके, ठीक है। अभी ये है परफेक्ट क्यूब, 3a² b and 3ab²।
3 क्यूब इज 27 प्लस 1 28। 28 तो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। जैसे क्वेश्चन हम सपोज करो ऑप्शन 18 यूज करते हैं ना, तो ऑप्शन 18 के अकॉर्डिंग ये होगा 3 टू द पावर 9। 18, 14, 16 और 17। थ्री टू द पावर 6 प्लस 1। सॉल्यूशन क्या देना इसका 13 के अंदर? एटीन, 14, 16 और 17 और फिर इंटीजर। ये 1 आ सर गया। मेरे पास है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को बताओ क्या सॉल्यूशन गिवन है इसका 13 का? सर एक मिनट सर इसमें p इज इक्वल टू 3 टू द पावर 9 प्लस 3 टू द पावर 12 प्लस 3 ऐसे सब का समेशन दिया है। अच्छा फिर 3 टू द पावर 9 कॉमन लिया। ठीक है। सर लेकिन शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्योंकि 3 टू द पावर 9 कॉमन लेने के बाद 3 टू द पावर n का 3 टू द पावर n माइनस 4 कर दिया है उन्होंने। n-4 तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। एक्चुअली से सॉल्यूशन में वही किया है लोगों ने। देखो ये 3 टू द पावर 9 कॉमन, रिमेनिंग है दिस इज क्यूब ऑफ 1। इसको फिर उन लोगों ने काउंट किया लाइक 3a² b। सो 3 टू द पावर 6 ये सेपरेट किया यहाँ पे। सर वो 3 टू द पावर 5 होना चाहिए था, a² b होना। कहाँ पे 3 टू द पावर 5 अगर आ जाता था ना तो फिर हाँ परफेक्ट स्क्वायर होता था। आप क्यूब परफेक्ट क्यूब होता। 3a² b। 3 स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 3 टू द पावर 5। ये इन्होंने यूज किया है लाइक दिस 3। देखो ये तो 1 क्यूब, ये तो 1 क्यूब है, ठीक है। हाँ फिर वो 3 और इसको यूज किया है लाइक 3 a² b 9। और फिर इसको यूज किया है दिस 3a² लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है ना, ये तो 3 टू द पावर 6 है एक्चुअल में, और ये है 3 टू द पावर 5 और फिर b क्यूब यानी कि 3 स्क्वायर का भी क्यूब यानी 3 टू द पावर 6। तो इसके अकॉर्डिंग n ये 6 आना चाहिए, मतलब n 15। इसमें कुछ मिस्टेक है, देखते हैं चलो इस क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट बताओ, मैंने देखते हैं इसको, मैं बताता हूँ आपको सॉल्व करके। नेक्स्ट बोलो, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में। सर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। Yes sir. If log of 7 to the base 4 is equal to x, then what is the value of log of 16 to the base 7. 7? बेटा ये तो बताया था ना, नंबर बेस इंटरचेंज थ्योरम। So this can be written as this 1 upon log of 7 to the base 16 और 16 4 16। 16 is 4 स्क्वायर और ये ऐसे डिवाइड में आता है, हाँ नीचे लाइक ऐसे। फिर इसको करोगे रिवर्स तो ये बन गया 2 upon log of 7 to the base 4। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो सर 16। In triangle ABC, DF respectively midpoints of the side of BC
BC, CA and AB, ठीक है. End P point is BC such that AP is perpendicular to BC. Angle DEF ये गिवन है आपको 50 डिग्री. फाइंड करना है एंगल FPD. FP और D. इसमें क्या डाउट है? तो सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें अपने आप से. सर कैसे? अब ये मिड पॉइंट्स हैं, तो ये कंफर्म है कि दिस एंगल और दिस एंगल आपस में सेम. हाँ सर. ये एंगल और ये एंगल सेम. इसको यूज कर सकते हो तुम. चलो ट्राई कर लेते हैं इसको. एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है. These two lines are Equal. equal. Okay. सर Finally, यानी find FE is parallel to PD हो जाएगा ना? FD. FE is parallel to PD हो जाएगा ना? हाँ वो तो होगा ही ना, क्योंकि मिड पॉइंट्स है. मिड पॉइंट्स में लाइन पैरेलल ही होते हैं. FE डेफिनेटली पैरेलल टू BC, D पैरेलल टू ये AB, और ये होगा यहाँ पे पैरेलल, लेकिन है ना, ये पैरेलल होगा इसके. समझ गए? DF, तो DF तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, फाइनली आपको एंगल फाइंड करना है, एंगल FPD, यानी कि दिस एंगल. तो ये एंगल है 90 डिग्री. बेसिकली आपको जस्ट दिस एंगल फाइंड करना है. ये क्लियर? हाँ सर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ये एंगल कितना गिवन है? 50 डिग्री. हाँ. ओके, ये एंगल भी 50 डिग्री. हाँ. 130 T ADP. ADP. हाँ 130 हो जाएगा. लीनियर पेयर वाला. ये बोल रहे ना, दिस एंगल. हाँ. हाँ, दिस एंगल तो खैर 130 आएगा, उसका कोई यूज होना चाहिए. लेकिन ये दोनों एंगल सेम, सो दिस एंगल x, तो दिस एंगल इज आल्सो x. ये दोनों साइड सेम है. ये एंगल कितना आ रहा है? 180 माइनस 2x. ये पॉइंट x, तो ये भी कितना आ रहा है बोलो? x. ये पैरेलल, तो ये एंगल भी कितना आएगा? सर वो x कैसे आया? AFE. बेटा ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, FE और BC. ओ हाँ हाँ ओके. करस्पॉन्ड. ऐसे, हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. इसके अलावा ये एंगल x. सर x 50 डिग्री होगा ना करस्पॉन्डिंग एंगल से. x 50 डिग्री. सर EDC 50 है तो FBD भी 50 होगा ना. एक सेकंड बेटा, EDC 50 डिग्री है तो कौन सा एंगल? FBP. FBP. ये दोनों पैरेलल लाइंस बिल्कुल है. ये एंगल 50, सो दिस एंगल इज आल्सो 50. ठीक है, ये एंगल 50, तो ये एंगल कितना हो गया बोलो अभी? 40 90 130 आता है सर आंसर. 80. ठीक है, तो अभी कर सकते हो ना यार, ये हो गया मुझे लगता है. हाँ 130 आ गया है. हाँ ठीक सर. है, नेक्स्ट बताओ. थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाली बात है बस. अब जैसे तुम्हें क्लिक हो गया ना कि एंगल 50 है, तो बस ये यहाँ से दोनों पैरेलल, और ये एंगल 50 डिग्री, तो ये एंगल भी 50 डिग्री. एक पॉइंट और, सपोज करो इस ट्रायंगल का एरिया रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, तो दिस ट्रायंगल का एरिया विल बी 1/4 ऑफ कंप्लीट ट्रायंगल. हाँ. क्लियर? यस. नेक्स्ट बताओ. सर 18 90. 18 19 89. नहीं 18 और 19. 18 और 19. 18 है this, then find out the value of xy plus yz plus zx. a to the power x minus 1 is equal to bc, b to the power y minus 1 is equal to ca, and c to the power z minus 1 is equal to ab. है ना? इसको लिखा मैंने like this: a to the power x is equal to abc, b to the power y is equal to ABC. again abc, और c to the power z is equal to again abc.
यानी a टू द पावर x, b टू द पावर y और c टू द पावर z, ये सारे लोग हैं आपस में सेम। इसके अलावा आपको फाइनली फाइंड करना है दिस xy प्लस yz प्लस zx। तो मुझे लगता है इसका आंसर तीनों को ऑप्शन multiply 4 आ सकता है। तीनों को 1 रख दो आप। तो a b c 1, a टू द पावर 1 मतलब 1 टू द पावर 1 भी 1, तो 1 into 1 1 into 1 1 into 1, एक ही ऑप्शन मैच होगा इसमें। ऑप्शन सर यानी आपने ABC को 1 पुट किया है। a b c को 1 पुट किया, साथ में फिर x y z को भी 1 पुट किया। हालांकि x y z का उस टाइम पे 1 होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इनको 1 पुट करते हो ना, तो ये भी 1 हो गया। 1 टू द पावर एनी नंबर विल बी 1। बाकी इसको प्रॉपर में क्या बोल रहे हो? यानी आपने 1 पुट क्यों किया वो नहीं? वो तो यार एक ऑप्शन, मतलब ऑप्शन मैच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया ना मैंने। जैसे ए बी सी को तुम 1 रख दो, तो ये हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1, ये हो गया 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 टू द पावर y इज इक्वल टू 1, 1 टू द पावर z इज इक्वल टू 1। सिमेट्री से x y z भी 1, सो फाइनल आंसर विल बी 1 into 1 1 into 1 1 into 1, यानी कि 3। और वो ऑप्शन 4 में ही मैच होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि 1 टू द पावर कोई भी नंबर आप अप्लाई करते हो तो वो 1 ही आता है। मतलब x y z की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और भी पॉसिबल है। तुम a b c को 1 रखते हो तो ठीक है। तो इसका मतलब फिर एक बार प्रॉपर मेथड से भी करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। फाइनली फाइंड करना है दिस xy प्लस yz प्लस zx। ऑप्शंस हैं x y z 0 1 और 1 अपॉन x 1 अपॉन y और 1 अपॉन z। ओके, स्टार्ट करते हैं। e to the power x is equal to abc। लॉग लेने का तो बिल्कुल नहीं है। सर इसमें ABC को K इक्वल पुट कर सकते हैं। एबीसी को K इक्वल पुट कर सकते हैं। फिर ये हो गया k क्यूब, ये हो गया k टू द पावर x। ऐसा बोल रहे हो क्या? k टू द पावर x इज इक्वल टू k टू द पावर y इज इक्वल टू k टू द पावर z इज इक्वल टू k क्यूब। So x is equal to 3, y is also 3, z is also नहीं, यानी ऐसे नहीं, ABC को K मतलब K is equal to ABC। k is equal to abc। सर हाँ, a raised to वो तो सब इक्वल ही है ना, abc के इक्वल है इससे। नेक्स्ट सर a raised to x को k के इक्वल पुट करते हैं, फिर मतलब a की वैल्यू आती है k अंडर रूट ऑफ x। वैसे तीनों को करके मल्टीप्लाई करेंगे और उसको abc से इक्वेट किया तो ये हो जाएगा a is equal to k to the power 1 upon x, then b is equal to k to the power 1 upon y, c is equal to k to the power upon z। 1 upon z। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हो? बोलो फिर से। तो मतलब k a इंटू बी इंटू सी, मतलब हो जाएगा वो k 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी का होल क्यूब। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन मतलब 1 अपॉन जेड आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। सर अगर a इंटू बी इंटू सी करके उसको ए बी सी क्यूब को इक्वेट करे तो a to the power x is equal to abc, b to the power y is equal to abc, c to the power z is also abc। ठीक है, और आप इनको करते हो सपोज करो मल्टीप्लाई, तो ये बन गया a to the power x, b to the power y, c to the power z is equal to abc का होल क्यूब।
नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें? तो नहीं, ये वही है यार, वैसे ही क्या है नो, इन्होंने क्या किया यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हो गया a to the power x b to the power y c to the power z is equal to abc होल क्यूब। अभी कंपैरिजन, तो कंपैरिजन से x is equal to कितना आ रहा है? 3, y is also 3 and z is also 3। अभी क्वेश्चन है दिस xy plus yz plus zx, तो ये हो गया अभी 9 + 9 + 9 यानी कि 27, और 27 को आप मैच करते हो तो केवल एक ही ऑप्शन से मैच होता है फिर x into y into z से। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर 24। क्वेश्चन नंबर 19, a to the power x is equal to v to the power y plus z, देन आपको फाइंड करना है क्या? log of a अपॉन log of b। तो log of a अपॉन log of b के लिए तो एक काम ये कर सकते हैं ना हम लोग, log ले सकते हैं बोथ साइड। तो ये हो गया x टाइम्स log a y plus z टाइम्स log b। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 24। 24 से पहले कोई डाउट? नहीं सर। सर 23 23, if the sum of n terms of an arithmetic progression is this, then its common differences। तन्वी एक्सप्लेन करो 23। मतलब n को अगर n की वैल्यू 1 रखी तो a1 मिल जाएगा, वैसे ये n की वैल्यू Correct है। 2 रखी तो a1 + a2 मिल जाएगा। हाँ, वैसे और फिर करके माइनस, हाँ फिर माइनस कर दो डी आ गया। क्लियर? 24, if the graph of this and this intersect, तुम्हें दिख रहा होगा दोनों स्ट्रेट लाइंस ही है ना? हाँ सर। ओके, is intersect at a point in first quadrant, यानी इन दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करके मिलता है आपको। सॉल्व तुम कोई भी मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड माइंड में आता है वो सब, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, और वो पॉइंट लाई करता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो एक्स एंड वाई बोथ शुड बी ग्रेटर देन -1। नहीं, बोथ शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स एंड वाई। हाँ। तो उसके बाद आपको कमेंट करना है वैल्यू ऑफ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स वाई सॉरी के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक बार ऐड करो दोनों को, तो ये हो गया कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, x कॉमन k प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 5 अपॉन k + 1 शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अभी दिस शुड बी पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब ये पोर्शन भी पॉजिटिव यानी k ग्रेटर देन -1। ठीक है। अभी ये सफिशिएंट नहीं है ना, y भी कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें, एंड दैट आल्सो पॉजिटिव। सपोज करो ये इस तरीके से रहा होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। हाँ। अभी कैलकुलेट करो y, तो y के लिए काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद k, सो kx माइनस ky इज इक्वल टू 2k अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं, सेकंड इक्वेशन इज दिस, और अब माइनस, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, y 1 - कॉमन, k इज इक्वल टू 3 माइनस 2k, and y is equal to 3 minus 2k upon k + k + 1 this also। पॉजिटिव। अब देखो k plus 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, हाँ यानी दिस वैल्यू भी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो 3 minus 2k ग्रेटर देन 0, 2k लेस देन 3, k लेस देन 3/2 3/2, यानी k शुड बी ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 3/2। हर्ष क्लियर? यस तो 3/2 इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें 4/3 ऑप्शन है। 4/3 आ रहा था क्या ये?
नहीं यार करेक्ट है, ये एक्चुअली 4/3 नहीं आएगा, इसके प्लेस पे क्या आएगा 3/2। हाँ 3/2 यानी हो गया 1.5, तो 1.5 से कम, तो ठीक है। अब यहाँ पे 3/2 तो है नहीं, लेकिन ऑप्शन 4 बता सकते हो फिर भी, समझ गए ना? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो, क्वेश्चन नंबर 25th। हाँ 3 squares of a chessboard are selected at random. The probability of getting 2 squares of one color and the other one is of ब्लैक। हाँ नहीं, 2 squares of one color and the other one of different color. तो बेसिकली 2 black और 1 white भी पॉसिबल है, 2 white और 1 black भी पॉसिबल है। हाँ यार ये तो तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जाना पड़ेगा इसमें, तो ठीक है देखते हैं। अभी यहाँ पे टोटल 8 सोचना ही पड़ेगा एक क्वेश्चन का, इसमें कोई तरीका नहीं है। और इसमें हम लोग चूज कर रहे हैं 3 स्क्वायर्स ऑफ अ चेस बोर्ड, 2 स्क्वायर ऑफ वन कलर एंड अदर वन इज डिफरेंट कलर। इसको मैं सोच रहा हूँ तुम्हें विदाउट कॉम्बिनेशन समझाने का ट्राई करो। अच्छा तुम लोगों को याद है क्या, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के जो मेथड्स होते हैं दे विल बी एनसीआर। ये मैंने तुम्हें नहीं बताया वैसे, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है एनसीआर इज लाइक, सपोज करो आपके पास में 5 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी या फिर 5 ही लेते हैं ना, ए बी सी डी ई, और सपोज करो इनमें से मेरे को 2 सिलेक्ट करने हैं जस्ट, तो 2 सिलेक्ट करने के कितने मेथड्स हो गए, ए बी ए सी ए डी ए ई, और क्या पॉसिबल है बोलो, बी सी बी डी बी ई सी डी नेक्स्ट सी ई डी ई, और नेक्स्ट क्या पॉसिबल है डी। टोटल कितने मेथड्स हो गए 10, ठीक है। वो 10 आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो है ना, 5 ऑब्जेक्ट्स में से C4 कॉम्बिनेशंस या फिर C4 चूज करना, कितने चूज करना है 2, तो 5C2। ये वही है जो आपको स्टार्टिंग में बाइनोमियल थ्योरम में बताया था, n फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, यानी 5 into 4 into 3 factorial cancel, 5 into 4 is 20 upon 2 is 10। ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। टोटल कितने हैं, टोटल कितने स्क्वायर्स होते हैं 64। हाँ, तो 64 में से कितना सेलेक्ट करोगे 3, तो ये तो टोटल केसेस हो गए। अभी फेवरेबल केसेस में क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 स्क्वायर्स ऑफ वन कलर, एंड अदर ऑफ अ डिफरेंट कलर। तो यार ये तो देखो ऐसे ही करना, कोई भी अगर 3 सिलेक्ट करेंगे तो वो वही आएगा ना, 2 स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट कलर। नहीं यार ऐसा नहीं है ना, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कहीं पे भी कि कंसेक्यूटिव स्क्वायर सेलेक्ट कर रहे हैं इन 64। यानी आप कोई भी रैंडम 3 सिलेक्ट करो। हाँ अच्छा हाँ हाँ, नहीं हो यानी सकता है एक ना, ही कलर के 3 आ सकते। मैंने हो सकता है ना ये सिलेक्ट कर लिया बस, नहीं समझ रहे हो। हाँ हाँ तो सेम कलर के भी हो सकते हैं ना, वो नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए 2 ब्लैक कलर 1 व्हाइट कलर, या फिर 2 व्हाइट कलर और 1 ब्लैक कलर। अब यार ये तो देखो ऐसे ही होगा, जैसे इसमें ब्लैक कलर वाले कितने हैं 32 और व्हाइट कलर वाले भी कितने हैं, 32 तो ब्लैक कलर वाले 2 यानी 32C, 2 और व्हाइट कलर वाला 1 32C, 1
इनटू करते हैं। इनटू क्यों करते हैं? जब टू डिफरेंट इवेंट्स, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये तुम्हें मैं पढ़ा था बाद में, लेकिन अभी देख लेते हैं इसको। 32C1 एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप टू डिफरेंट चीजों को एक साथ करते हो, जैसे तुम इस तरीके समझने का ट्राई करो कि दो पैकेट्स हैं, से एक पैकेट में है ABC, एक पैकेट में है DEF। आपको इस पैकेट में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, इस पैकेट में से भी कितने सेलेक्ट करने हैं? 2 तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? 3C2 और ये आने वाला है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6/2 is 3, लाइक AB BC और AC यहाँ पे भी 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, DE DF और EF। अब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली करते हो ना, तो AB के रिगार्डिंग कितने कॉम्बिनेशंस हो गए? 3 ऐसे BC के लिए भी कितने कॉम्बिनेशंस हो गए? 3 ऐसे AC के लिए भी कितने कॉम्बिनेशंस हो गए? 3 तो 3 into 3 कितना आंसर आ गया? 9 हाँ, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिकली। जैसे सपोज करो कोल्हापुर से जाना है लेट्स से बॉम्बे, और बॉम्बे से सपोज करो जाना है ऑस्ट्रेलिया। कोल्हापुर से बॉम्बे जाने के लेट्स से 3 पॉसिबल वेज है। तुम बाई बस जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो, बाई और ऑन कार जा सकते हो, ऐसे वॉक करने का मन हो गया तो वॉक से जा सकते हो। टोटल कितने मेथड्स हो गए? 4। बॉम्बे टू ऑस्ट्रेलिया जाने के सपोज करो 3 मेथड्स या 2 मेथड्स ले लेते हैं। फ्लाइट से चले गए, कोई स्पेशल एक शिप है उससे चले गए। अभी क्वेश्चन ये कि कोल्हापुर टू ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे? टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 8 हाँ हो सकता है तुम बस से गए हो, आगे फिर 2 मेथड्स हैं, फ्लाइट से गए हो फिर आगे 2 मेथड्स हैं। अच्छा, ये दोनों फ्लाइट डिफरेंट है ना, कोल्हापुर टू बॉम्बे फ्लाइट कर आगे, फ्लाइट बॉम्बे टू ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे। यहाँ पे कार से गए फिर आगे 2 मेथड्स, यहाँ पे वही वॉक गए फिर आगे 2 मेथड्स। टोटल कितने मेथड्स बन गए? 8। ये क्वेश्चन इस तरीके से रहा होता कि कोल्हापुर टू ऑस्ट्रेलिया बाय बॉम्बे, सपोज करो टोटल 10 मेथड्स निकाल के आते हैं। कोल्हापुर टू ऑस्ट्रेलिया बाय चेन्नई, ये सपोज करो 5 मेथड्स निकल के आते हैं। कोल्हापुर टू ऑस्ट्रेलिया बाय बॉम्बे टोटल 10 मेथड्स, कोल्हापुर टू ऑस्ट्रेलिया बाय चेन्नई टोटल। हाँ, तो अभी कोल्हापुर टू ऑस्ट्रेलिया जाने के कितने मेथड्स बनेंगे? 50। ट्रू और फॉल्स? नहीं 15। यहाँ पे 15 आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों एक्टिविटी साइमल्टेनियसली नहीं होंगी। भाई इसमें तो आपको ये एक्टिविटी करना कंपलसरी है, समझ रहे हो ना? हाँ ये भी करना कंपलसरी है। यहाँ पे तो तुम इन दोनों में से कोई भी एक्टिविटी करोगे ना, या तो आप वाया बॉम्बे जाओगे या फिर वाया ऑस्ट्रेलिया। हाँ। तो जब दो डिफरेंट एक्टिविटी साइमल्टेनियसली करने का रिक्वायरमेंट पड़ता है तो वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें व्हाइट भी सिलेक्ट करने हैं, तुम्हें ब्लैक भी सिलेक्ट करने हैं। ब्लैक है 32, सेलेक्ट किए 2, साथ में एक व्हाइट भी सिलेक्ट करना है, तो मल्टीप्लाई। समझ गए? हाँ सर। ऐसे एक पॉसिबिलिटी ये भी कि व्हाइट में से 2 सिलेक्ट कर लो और ब्लैक में से फिर एक सिलेक्ट कर लो, तो बेसिकली ये इसका डबल हो गया। ठीक है, हाँ तो ये इस तरीके से आंसर आएगा। अब यार ये तो ऐसे तो नहीं बन सकता ये कभी भी, इसमें कुछ क्वेश्चन में और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि 64C3 ऐसे कैलकुलेट थोड़ी हो जाएगा यार। समझ रहे हो ना? 64 फैक्ट या तो तुम प्रॉपर कैलकुलेट करो, फिर इसको ये कर सकते हैं। 64C3 and numerator is 2 times 32C2 into 32C1, ये बनेगा 64 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 61 फैक्टोरियल। समझ गए? हाँ सर, या फिर 64 फैक्टोरियल को 32 फैक्टोरियल से हटा दें, नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ी होता है। 2 फैक्टोरियल टाइम्स कैंसिल थोड़ी होता है। यानी फिर वो 64 into 31 हो जाएगा, यानी बीच वाले सारे नंबर से। 60 क्या? फिर से बोलो, क्या बोले? सर यानी हम 64 को 32 फैक्टोरियल से आधा कर देंगे, यानी 64 into 63 ऐसे करते हुए 31
तक आएगा। यार वो तुम फिर मल्टीप्लाई करोगे क्या इतना सारा? हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर 27। Read the following statements carefully and choose the correct alternative. The slope of the line parallel to x-axis can be derived by the formula. इसमें डाउट है? सर वो कुछ स्टेटमेंट्स ही नहीं समझ। चलो मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है ना यार, ये सब अभी आता है। 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान सुनना है ना। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। y2। अब बहुत आराम सुनो बेटा, जो स्लोप होता है ना वो एक्चुअली दिस एंगल, ये लाइन थी AB है ना, ये लाइन है AB, ये x एक्सिस से जितना एंगल बनाता है ना ये एंगल, तो दिस एंगल और दिस एंगल तो सेम ही रहेगा। हाँ। तो हम लोग इसको x एक्सिस से ज्वाइन नहीं करते हैं, जस्ट यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल डॉटेड, और ये जो एंगल है ना दिस एंगल, इसका tan थीटा, इसको क्या बोलते हैं? y2 माइनस स्लोप। स्लोप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? x1। हाँ। दिस डिस्टेंस, x2 x2 तो दिस डिस्टेंस, x2 माइनस 2 minus x दिस डिस्टेंस, y1 दिस डिस्टेंस, y2 तो दिस डिस्टेंस, y2 माइनस y2 minus y1। हाँ। डिस्टेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी ऐसे ही होता है, वैसे ही स्लोप का डेरिवेशन भी सेम ऐसे ही होता है। सो tan थीटा इज इक्वल टू, सर ये पता है, लेकिन वो उसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस का फिर अलग कुछ होता है क्या? x2 माइनस सुनो सुनो बताता हूँ इसका चीज। पहले बताओ tan थीटा इज इक्वल टू perpendicular by base परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 बाय x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस h x1। इसमें कोई डाउट? नहीं। ओके अब सुनो, देखो यार ये होता है पॉजिटिव स्लोप क्योंकि ये एंगल एक्यूट है, क्लियर। ये होता है नेगेटिव स्लोप क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा। negative नेगेटिव। ये होता है नॉट डिफाइंड स्लोप क्योंकि ये एंगल है 90 डिग्री, tan 90 डिग्री नॉट Not डिफाइंड। ये defined। क्लियर? हाँ। हाँ। ये है लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू, y y ये है लाइन पैरेलल टू x x axis थीटा 0 डिग्री, tan इज आल्सो 0, क्लियर। हाँ। और वैसे भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के अंदर y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, so y2 minus y1 is 0, slope is 0. So basically this line slope 0, this line slope not defined, this line slope positive, this line slope, नेगेटिव। तो हम इजीली कर सकते हैं उस क्वेश्चन को भी। The slope of the line parallel to x axis can be derived by the formula। यार ये कोई फॉर्मूला नहीं है यार, है ना, स्लोप 0 होता है, ठीक है। हाँ। B, slope of the line parallel to y axis 1, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, नॉट डिफाइन होता है। C, the cotangent ratio of an angle made by the line with the positive direction of x-axis is called the slope of the line। ये पता है ये cotangent होता है, कॉट। ये cot थीटा होता है। जैसे tan जो होता है ना, tan की फुल फॉर्म एक्चुअली क्या होती है? टेंजेंट। हाँ, वैसे ये cotangent यानी cot थीटा, तो cot थीटा थोड़ी होता है, स्लोप तो tan थीटा होता है ना। हाँ। तो ऑप्शन सी रॉन्ग है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन और सर ऑल स्टेटमेंट्स। the slope of the line which makes acute angle with the x-axis is less than 0 and the slope of the line making obtuse angle with x-axis is greater than 0। तो गलत है, ये भी रॉन्ग है। all statement अच्छा हाँ, सो ऑप्शन 4 आ गया इसमें, ऑल स्टेटमेंट्स आर wrong। नेक्स्ट बताओ। sir 30 ABC is a right angle triangle, right angle at angle B if the side AB is divided into 3 equal parts, y point D and E such that D is nearest to E
देन AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर अपॉन DC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? तो देखो यार, बेस्ट ये रहता है, कभी भी तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल देखे ना, क्या देखे, राइट एंगल राइट एंगल। तो उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर लो, बेस्ट रहता है। लाइक दिस, कुछ भी नहीं करना, तुम्हें अपने आप से सारे मिल जाएंगे इसमें अभी। या फिर एक काम करते ना, ऐसा करो, ओके ठीक, दिस x ये अपने आप से तुम चाहो तो y कंसीडर कर सकते हो, बाकी देखो ऑप्शन तो सब फिक्स ही है, कांस्टेंट ही है, तो इनको कोई भी लेंथ बोल दो, ठीक रहेगा, काफी जल्दी हो जाएगा। लेट्स से दिस लेंथ है 3, दिस लेंथ है 4, दिस लेंथ कितना आ गया 5। इन सब के कोऑर्डिनेट्स तुम इजीली लिख सकते हो अभी। सर हाँ बोलो। सर AB को 3 ले लो। चलो बेस्ट है, तो ये हो गया 1, दिस इज आल्सो 1, दिस इज आल्सो 1। ई के कोऑर्डिनेट 0,1, डी के कोऑर्डिनेट 0,2, ए के कोऑर्डिनेट 3 3 इसके कोऑर्डिनेट 4, 0 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। AC स्क्वायर 25 माइनस EC स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर One रूट square. 70 रूट यानी हाँ। 70। हाँ, अपॉन DC स्क्वायर, DC डिस्टेंस कितना आएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 20 20 माइनस BC स्क्वायर 4 16 आंसर करेक्ट। सर 29 में भी डाउट। एक सेकंड देखते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। कभी भी आता है ना तो बेस्ट रहता है, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आया ना तो भी आप यही बना लो, यहाँ पे ये एंगल कितना होता है 60 इन सब के कोऑर्डिनेट्स विद इन सेकंड आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे इसके, ये डिस्टेंस पता कर लेना, और ये हो गया a का हाफ यानी a/2। डन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 29 में डाउट। 19 29 29 In a figure, PQ is the chord of a circle with center O and PT is its tangent. अच्छी बात है। If the angle QPT is 60 degree, then angle PRQ. Okay. ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो। ये एंगल गिवन है आपको QPT इक्वल्स टू 60 डिग्री। एक काम ये करना चाहिए, बेस्ट रहता है, ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करके रखो, ठीक रहता है। दिस कंप्लीट एंगल 90 डिग्री, एक इसको ऐसे निशान कर देते हैं, QPT ये एंगल है 60 डिग्री, एंगल फाइंड करना है PRQ, एंगल PRQ। दिस एंगल x, दिस एंगल थीटा, ये दोनों सेम, ऐसा कुछ कंपल्सरी यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ये है इसका कॉर्ड और ये एंगल, दिस एंगल PRQ, दिस एंगल थीटा, तो दिस एंगल थीटा बाय 180 माइनस थीटा दिस एंगल 180 माइनस 360 माइनस 2 टाइम्स थीटा। दिस एंगल और दिस एंगल दोनों सेम, ये क्लियर। हाँ ओके, सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 360 माइनस 2 थीटा, हाँ ठीक है। तो ये आ गया 2 थीटा माइनस 180, यानी अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस 90 90। ओके, तो ये एंगल पता है अपन लोगों को ऑलरेडी, थीटा माइनस 90 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल QPT गिवन है ना, QPT। एक पॉइंट और,
अल्फा प्लस एंगल QPT इक्वल्स टू 90. ये क्लियर? हम्म, ओके, अल्फा प्लस QPT 60 सर डिग्री। अल्फा प्लस QPT 90 नहीं होगा? बेटा अल्फा प्लस QPT 90 डिग्री ही होगा ना, अच्छा क्योंकि अच्छा, ये ओके, हाँ हाँ समझ गया ना, हाँ। टेंजेंट सेंटर 90 डिग्री। ओके, अल्फा गिवन है आपको थीटा माइनस 90, QPT गिवन है 60 इज इक्वल टू 90, फाइनली थीटा इज इक्वल टू 120. 120। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, यस सेंटर पे एंगल लेके आ जाओ तो वो हो जाता है क्वेश्चन। ये एंगल थीटा, इसका 180 माइनस थीटा, सेंटर पे डबल, फिर यहाँ से फाइंड किया अल्फा, QPT ऑलरेडी गिवन, इन दोनों का समेशन 90 डिग्री। ओके, या फिर ऐसे भी जा सकते थे यार, इसमें देखो ना, इक्वेशन वगैरह फॉर्म नहीं करोगे ना तो भी काफी जल्दी से कर लोगे इसको, मुझे लगता है। ये एंगल कितना गिवन था? QPT 60 डिग्री, सो दिस एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30, ये एंगल ऑल्सो 30, 30 30 60, तो ये एंगल आ गया 120, 120 का हाफ यहाँ पे कितना? 60. 60 का ये 180 माइनस करके कितना आंसर आ गया? 120। 120। नेक्स्ट बताओ। सर दूसरे साइड वाला पे 37। The angle of elevation of the top of a 12-meter high tower from 2 points in opposite direction with it are complementary. The distance of one point from its base is 16 meter. Then distance of the second point of the from tower's base is. बेटा ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सर उसमें tan थीटा 3/4 आ रहा है। ये ऐसे है क्वेश्चन, समझ गए? सर The वो angle- अपोजिट साइड्स में है ना? अभी ठीक है। हाँ, This angle theta, this angle 90 माइनस 90 minus theta. ये 12 meter high है from 2 points in opposite direction with its complementary. If distance of one point from its base is 16 meter, then find out the distance of the second from traverse bases. तो इसमें क्या डाउट है? tan थीटा कितना आ गया? 12/16 यानी कि 3/4। 3/4। हाँ, इसको एक सेकंड के लिए मैं बोलता हूँ d tan of 90 minus theta, this equals to 12/d। ये हो गया cot थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 1। सही है? अच्छा तो d is equal to 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 39 और 39। 30, हाँ 39। If ratio of heights of two similar triangle is 4:9, then the ratio between their 16:81. 16:81। सर स्क्वायर के कैसे? प्रोपोर्शन होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। एरिया जो होता है वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। हालांकि ये साइड नहीं है, ये हाइट है, समझ रहे हो ना? हाँ लेकिन साइड ये तो क्लियर है ना कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनमें एंगल सेम आ जाते हैं। हाँ तो सपोज करो ये है x, ये है y, दिस एंगल दोनों में सेम, ये कंपोनेंट x sin थीटा, इसका एक कंपोनेंट y sin थीटा। तो तुम ये भी बोल सकते हो कि हाइट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है? सर, यानी हाइट्स का जो रेशियो होता है वही साइड्स का भी रेशियो होता हाँ। है। हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। 47. 40। 7. सर 40 है डाउट। In a circle of 10 centimeter radius, two chords AB is equal to AC is equal to 12 centimeter, then the length of the chord BC. Then the length of the chord BC. ये फाइंड कर, ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो?
तन्वी तुम एक्सप्लेन करो इसको, स्टार्ट। सर वो ए बी और ए सी इक्वल होंगे तो वो जो एंगल मतलब एंगल ए सी बी और एंगल ए बी सी इक्वल होंगे, फिर ठीक है, मतलब जो सेंटर से परपेंडिकुलर होगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, करेक्ट है। और मतलब रेडियस भी उसको मतलब वो एंगल ए सी बी को बाइसेक्ट करेगा। रेडियस कैसे बाइसेक्ट? ठीक है, ओके। सो दिस सेंटर, ये यहाँ पे ये एंगल है 90 डिग्री। रेडियस ऑलरेडी गिवन है आपको, कितना रेडियस गिवन है? 10। ये लेंथ फाइंड करना है, इसका डबल, ये आंसर है। ठीक है, ये एंगल लेट्स से थीटा, सो दिस कंपोनेंट 10 cos थीटा। ओके, अभी 10 और 12 और थीटा को रिलेट करना है। ओके, दिस एंगल थीटा एक काम करते हैं, ये थीटा तो इसको थीटा तो नहीं बोल सकते। 12 BC का लेंथ फाइंड करना है उसके अंदर। ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, 2 थीटा, ये एंगल हो गया 4 थीटा, तो ये एंगल कितना आ गया? 2 थीटा। ओके, रेडियस गिवन है 10, फाइंड करना है दिस डिस्टेंस, इसका डबल। यहाँ पे वी कैन अप्लाई इस 4 एंगल दिस 2 थीटा, D is perpendicular and 10 is hypotenuse. 12 So sin sin theta 2 theta is equal to D upon, 10। ठीक है। एक ये एंगल थीटा, दिस के लिए ये अगेन परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, sin थीटा इज इक्वल टू dy 12 dy 12 और sin 2 थीटा इज इक्वल टू D अपॉन 10। 10। बस यहाँ से थीटा एलिमिनेट करो, आंसर स्टार्ट करते हैं। sin 2 थीटा इज, यहाँ से फाइंड करो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा कितना आएगा बोलो? 10 and this is 100 minus D square under root, and this equals to 1 minus 2 sin square theta, यानी कि d square upon 144। अब बेस्ट यही है कि ऑप्शन से सिलेक्ट कर लो यार, ये तो, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ जाएगा, आपको स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा इसके अंदर। सर आपने साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे किया? वो तो cos 2 थीटा है। नहीं, ये sin 2 थीटा है ना, sin 2 थीटा से cos 2 थीटा फाइंड किया, cos 2 थीटा इज 1 minus 2 sin square हाफ एंगल। हाँ, So cos 2 theta is 1 minus 2 sin square half angle, यानी कि 2 sin square theta। cos theta के टर्म्स में यूज करते हो तो 2 cos square theta minus 1। क्लियर? yes। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, ये करना पड़ेगा आपको सॉल्व करने से ना। नेक्स्ट बताओ। so 47 From the top of a tower of h meter high, the angles of depression of two objects which are in the line with the foot of the tower are alpha and beta. Find out the distance between two objects. ठीक है, तन्वी क्या डाउट है इस क्वेश्चन में? सर मतलब वो जो दो इक्वेशंस आएगी उनको इक्वेट कैसे करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में tan और cot दिया है लेकिन एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है ये नहीं बोला है ना। नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है ना उसने, कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह है। देखते हैं। So from top of a tower of height h meter, ठीक है, angle of depression of two objects which are in the line with the foot of the tower alpha and beta. So let's say ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट P, ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट Q, इस एंगल का एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन
दोनों हॉरिजॉन्टल से ही होते हैं, मतलब ये एंगल है अल्फा, तो दिस एंगल इज आल्सो अल्फा दिस एंगल बीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो बीटा। बीटा। ओके, फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दिस डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको एक सेकंड के लिए मैंने बोला क्या, डी x, ये x और ये d फाइंड करना है। तो बेसिकली आपको एलिमिनेट क्या करना है, x, ये क्लियर। हाँ स्टार्ट करते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन x tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस b। ओके ठीक है, यहां से x इज इक्वल टू h cot अल्फा, ये क्लियर। यहां से x प्लस d इज, यहां से x प्लस d इज इक्वल टू h cot, सर कॉट कैसे? कॉट हाँ अरे 1 अपॉन tan अल्फा cot अल्फा होता है ना। ओ हाँ, d लेफ्ट साइड दोनों को इक्वल, h cot अल्फा इज इक्वल टू h cot बीटा माइनस d आंसर d इज इक्वल टू h टाइम्स cot बीटा माइनस cos अल्फा। सो ऑप्शन cot बीटा माइनस cot अल्फा, इसका मतलब ऑप्शन सी आ सकता है। फिर वो तो अल्फा बीटा पे डिपेंड करेगा ना, किसकी वैल्यू कम ज्यादा है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बताओ। वैसे पता है इसमें गिवन था आपको अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो एक्चुअल में जो है सही है, यही एंगल अल्फा होगा। ठीक है, तो कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा लिखना चाहिए हम लोग को, क्योंकि हाइट डी तो कभी नेगेटिव नहीं होता ना। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 51 51। The simplified form of the expression given below is, ठीक है, अरे तो सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको, पूरा करके दिखाता हूँ मैं। बाकी ऐसे क्वेश्चंस में बेस्ट ये रहता है कि कुछ वैल्यूज वगैरह पुट कर दो। ठीक है, सपोज पर आप इन एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो बेस्ट ये रहता है कि यहाँ पे क्या करो, वैल्यूज। हाँ, क्योंकि ऑप्शंस डिफरेंट है, तुम्हें दिख रहा होगा 1 0 -1 0। बाकी सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सर दो ऑप्शन जीरो है। हाँ ठीक है यार, वो आ गया कोइंसिडेंटली। तो ऐसे केस में उसका टेंशन मत लो यार, तुम 2 और 4 दोनों क्लिक करते हो ना, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। बाकी काफी लोग क्या करते हैं, 2 और 4 दोनों करेक्ट, दोनों सेम थे, इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करते हैं, पता लगा ऑप्शन ए था। समझ गए? हाँ ओके, ये करना है तुम कर लेना है, इसको तो सिंपल ही है। एलसीएम कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये है y टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 एक्स माइनस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई। भाई एलसीएम तो यही आ रहा है ना, x इंटू एक्स प्लस वाई। हाँ ठीक है, और फिर ये डिवाइड में एक्स्ट्रा दिस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर। ओके, अभी ये a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसको फिर से ब्रेक करोगे, यानी दिस विल बी दिस y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस माइनस एक्स प्लस वाई इजीली कॉमन, वो यहां से कैंसिल हो जाएगा। ये और ये सब कैंसिल। ठीक है, ओके, रिमेनिंग है दिस y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई क्यूब। कर लेना, ये हो जाएगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, हाँ कर सकते हो तुम। नेक्स्ट बताओ। सर 72 In a triangle ABC, the altitude EL, BM, CN are intersect at point O. The value of AN into BL into CM is same as.
ये सब एल्टीट्यूड्स हैं और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O, देन AN दिस BL दिस, ये तो डायरेक्ट कोई थ्योरम होती है, AN दिस BL एंड दिस CM, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इससे में ऑप्शंस हैं आपके BN ओके, LC ओके एंड AM, बाकी AL CN और BM इन सब के फॉर्म में। ओके देखो स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुना ना, ये एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज एंगल A, हाँ ये तो फॉर दिस एंगल ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, सो बेसिकली CN अपॉन AN दिस इक्वल्स टू 10 बाकी OL के फॉर्म में भी आंसर सर ए का 10A यूज नहीं कर पाएंगे फिर यार, 10A से देखना पड़ेगा तुमको क्वेश्चन 72। ये सच कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसको रिलेट करना है, तो बाकी एरिया वगैरह से भी रिलेट कर सकते हैं। क्या सॉल्यूशन है इसका 72 का? BNLC यार ये प्रॉपर प्रूफ करना पड़ेगा एक्चुअली में। अब एक काम करो, तुम इसको लर्न कर लो ना, दिस इनटू दिस इनटू दिस पोर्शन और दिस पोर्शन, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो दिस के इक्वल है, दिस इनटू AM दिस इनटू दिस। अब इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग वो देख लेते हैं। तो ये ट्रायंगल बनाना तो ABC और ये परपेंडिकुलर्स, ठीक है। अब इसको ऐसे रन कर सकते हो, कोई भी एक वर्टेक्स होल्ड करो, फिर वहां से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करो। सपोज करो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, इधर से ये क्लॉकवाइज हो गया, इधर से ये क्लॉकवाइज हो गया। सो दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो सब, इसका प्रॉपर एक प्रूफ है, वो प्रूफ देखना पड़ेगा हम लोगों को, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर 73 अगेन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी विदाउट रिपीटेशन, देन द रैंक ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द फेट इज। तो मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेटा ये है, ये क्वेश्चन ये है एक्चुअली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जैसे देखो मैं दो चीजें तुम्हें बता देता हूँ। एक तो जैसे सपोज करो 3 लेटर्स है या फिर 3 ऑब्जेक्ट्स है ABC, या फिर 3 लेटर है A B और C। इन 3 लेटर से टोटल 6 वर्ड्स बन जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 3 फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? 3 फैक्टोरियल। लाइक एक तो वर्ड ये बन गया ABC, एक वर्ड ये बन गया ACB, एक वर्ड ये बन गया BAC, एक वर्ड ये बन गया BCA, एक वर्ड ये बन गया CAB और एक वर्ड ये बन गया CBA। हालांकि ABC का कोई मीनिंग नहीं होता, आपको मीनिंग नहीं देखना अभी, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नहीं। जैसे 4 लेटर्स होते हैं ABCD, तो इनसे टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 4 फैक्टोरियल यानी 24। हाँ, क्वेश्चन ये रहा होता कि ABCD 4 अल्फाबेट्स अवेलेबल है और इनमें से केवल 3 लेटर से 3 अल्फाबेट से ही वर्ड्स बनाने हैं। 4 अल्फाबेट्स अवेलेबल है आपके पास में ABCD
लेकिन इनमें से केवल 3 अल्फाबेट से ही वर्ड बनाने हैं। तो सबसे पहले तो तुम इन 4 में से कितने सेलेक्ट करोगे 4 C 3 और फिर 3 से वर्ड्स बनाओगे इनटू 3 हो सकता है ए बी सी डी में से मैंने ए बी सी से वर्ड्स बनाए हो 6 वर्ड्स बनेंगे, ए सी डी से वर्ड्स बनाए हो 6 वर्ड्स बनेंगे, बी सी डी से वर्ड्स बनाए हो 6 वर्ड्स बनेंगे, और एक और कोई भी ए बी डी से वर्ड्स बनाए हो तो 6 वर्ड्स बनेंगे। क्लियर? हाँ सर। हाँ ओके। अब एक पॉइंट हो, तो बेसिकली ए बी सी से सपोज करो आप वर्ड्स बनाते हो तो ये है टोटल 6। थोड़ा इस क्वेश्चन को लेंदी करते हैं ना तो तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। ए बी सी डी से वर्ड्स बनाना है मेरे को, टोटल कितने बनेंगे बोलो? 24। इन सारे वर्ड्स को आप अरेंज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू अ डिक्शनरी। डिक्शनरी तुम लोगों ने देखा होगा जो हार्ड कॉपी वाला होता है, उसमें स्टार्टिंग से कितने, स्टार्टिंग में जो वर्ड्स होंगे ना दे विल बी मेड अप फ्रॉम A इन सब में ए स्टार्टिंग में फिक्स है, तो यहाँ पे कौन लोगे? बी सी डी बी डी से ऐसे होते हैं। हाँ, उनसे कितने बन रहे होंगे? 6 कॉम्बिनेशंस बन 6 परमुटेशंस बन रहे होंगे उनसे। हाँ तो ए वाले स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे? 6 फिर नंबर आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम बी और वो भी कितने बनने वाले हैं? 6 फिर स्टार्टिंग फ्रॉम सी वो भी कितने बनने वाले हैं? 6। फिर स्टार्टिंग फ्रॉम डी वो भी कितने वाले हैं? 6। तो टोटल हो गए 24। क्वेश्चन ये रहा होता कि फाइंड आउट द रैंक ऑफ दिस वर्ड। सर इसका BD 14 आता है। सुनो फाइंड आउट द रैंक ऑफ दिस वर्ड BDS। इसका मतलब ये कि स्टार्टिंग से ये वर्ड किस पोजीशन पे है। हाँ अंडरस्टूड? हाँ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। If the letters of the word fate are arranged according to a dictionary without repetition, the rank of the arrangement of FATE starting, अच्छा टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे बोलो? 24 स्टार्टिंग वर्ड्स मेड अप फ्रॉम ए कितने बनेंगे? 6 उसके बाद नंबर आएगा देन ई, ये भी कितने आने वाले हैं? फिर नंबर आएगा ऑफ, एफ ये पूरा काउंट नहीं करना क्योंकि FAT इसी में आने वाला है, ये समझ गए? हाँ ओके, F के बाद क्या आएगा बोलो? FAE T, देन FA TE पोजीशन 14 14। ये सब नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। और 85 A businessman fixed the selling price of an article after increasing the cost by 40%. Okay, then he allowed his customer a discount 20%. अच्छी बात है। ये तो वही वाली बात होगी ना, बोलते हैं ना पहले से ही बढ़ा के रखा हुआ है आपने। समझ रहे हो ना क्वेश्चन? मतलब 20% प्रॉफिट। हाँ, अभी भी उसका 20% प्रॉफिट चल रहा है आराम से। एंड गेन डिड दिस, तो इसमें क्या डाउट है? तो मतलब क्या कैसे सॉल्व करें? नहीं तो सिंपल है ना, सपोज करो स्टार्टिंग प्राइस था X, 40% उसने ऑलरेडी करके रखा हुआ है 0.4x। हाँ, और देन ही अलाउड हिज कस्टमर, तो बेसिकली जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो कितना कंसीडर किया मैंने? X। अभी उसने सारी चीजों को बहुत कैजुअली समझा करो यार ना, उसको खुद पड़ रहा है X रुपीस का, ठीक है? हाँ जो कि कंपनी के लिए फेस वैल्यू भी होती है, समझ गए? हाँ हाँ उसने उस आर्टिकल पे स्टिकर कितने का लगाया हुआ है? X इंटू 0.4x। 140 का। हाँ हाँ ओके ठीक है, इस पे डिस्काउंट कितना दिया उसने?
20%। डिस्काउंट के बाद वैल्यू विल बी दिस 80/100। ये समझ गए? सर 80 कैसे आया? बेटा 20% डिस्काउंट देने के बाद उसको कॉस्ट तो 80% ही मिलेगा ना। हाँ हाँ, माइनस। समझ गए? जैसे स्टार्टिंग प्राइस है x, 10% प्रॉफिट, तो मतलब कितना वैल्यू मिल रहा है? यही मिल रहा है ना। 1, हाँ 10% लॉस, तो कितना वैल्यू मिल रहा है? 90। हाँ, समझ गए? हाँ सर। ओके, तो इतने में उसने सेल किया है फाइनली। हाँ ठीक है, गेन है 48 रुपीज का। गेन विल बी दिस x कॉमन, दिस माइनस 1। हाँ ये क्लियर है तुम लोगों को? हाँ हाँ आंसर आ गया। सारी चीजों को बहुत कैजुअली समझा करो। x उसका फेस वैल्यू था जो उसको खुद को पड़ रहा था, उसने स्टिकर लगा के रखा हुआ x इंटू 140 का, समझ गए? हाँ फिर पागल बनाने के लिए 20% उसने डिस्काउंट किया, तो अभी इसको वैल्यू मिलेगा 80/100। ठीक है, तो गेन इज सेल माइनस कॉस्ट प्राइस, और ये गिवन है आपको 48। इजीली वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट। ठीक है, तो x 100 x is equal to 400। नेक्स्ट बताओ। सर 79। x square upon vy plus cz, y square upon cz plus ax, z square upon ax plus by is equal to 2. Then the value of c upon 2c plus z, b upon 2y plus y, 2b plus y, and a upon 2a plus x। अच्छा, तो x square upon by plus cz is equal to y square upon cz plus ax, z square upon ax plus by, और ये सब गिवन है 2। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसमें क्या करना चाहिए हम लोगों को? c अपॉन c कहाँ पे है उसमें? बड़ा अजीब क्वेश्चन है नहीं? c अपॉन 2c प्लस जेड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो इसके अंदर कहीं पे भी एक्स वाई जेड तो आ रहे हैं इसमें ए एक्स ऐड कर देते हैं सपोज करो हम लोग, तो ठीक है, इसे रिवर्स कर देते हैं इसको, फिर दोनों को सेपरेट नहीं हो पाएगा। इसमें x और x क्वेश्चन में तो कोई थॉट नहीं लग रहा है। एक्स स्क्वायर अपनी वी वाई प्लस सी जेड, वाई स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस सी, like x square is equal to 2vy plus 2cz, y square is equal to 2cz plus 2ax, z square is equal to 2ax plus 2 vy। और सपोज करो इनको करते हैं ऐड, तो ये बनेगा दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर इसको लेफ्ट साइड में भी लेके आता है, तो 4ax माइनस 4by माइनस 4cz इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें सपोज करो आप ऐड करते हो दिस 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर और 4c स्क्वायर दोनों साइड, तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x माइनस 2a, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ y माइनस 2b, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ z माइनस
2c is equal to 4a square plus 4b square plus स्क्वायर4c square. ये है, अभी ये रिलेट होना स्टार्ट हो गया वैसे तो, है ना? ऐसा तो नहीं कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी x इज इक्वल टू 4a, y इज इक्वल टू 4b एंड z इज इक्वल टू 4c. रख के देखते हैं. c z इज 4c, so c अपॉन 2c प्लस 4c, यानी कि c अपॉन 6 टाइम्स c, तो 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6, यानी कि 1 अपॉन 1/2 इसका आंसर आ सकता है ऑप्शन बी. परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास. सबको ऐड किया, कुछ भी नहीं किया, बस परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर दिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है. हाँ सर. देखो यार, वैसे तो यहाँ पे जो है ना, दो पॉसिबिलिटी थे, x माइनस 2a इज इक्वल टू 2a और माइनस 2a. इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 4a और इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, क्योंकि x 0 हो गया ना, तो ये कभी 2 नहीं आएगा फिर. समझ गया ना? हाँ. तो एक ही पॉसिबिलिटी x इज इक्वल टू 4. अच्छा क्वेश्चन है. फाइनली 1/6, 1/6, 1/6, 3/6, यानी आंसर है 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर. 77. 77. द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. बेटा ये तो सिंपल ही है, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन है. 9 टू द पावर 6 प्लस 6 टू द पावर 6 माइनस 2 into 4 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, समझने का ट्राई करना. ये है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, 3. नहीं सर, दिस इज परफेक्ट. परफेक्ट स्क्वायर कैसे? यार देखो, 9 को लिखा मैंने 3 स्क्वायर. अच्छा, 3 टू द पावर x का परफेक्ट. हाँ और क्या भाई, a टू द पावर bc को तुम ये लिख सकते हो ना, a टू द पावर b ब्रैकेट c. ये भी लिख सकते हो a टू द पावर c ब्रैकेट b. ये नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं. ओके ठीक है. दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 टू द पावर x and this is 3 to the power x into. ओके, एक सेकेंड के लिए आप 3 टू द पावर x को बोल दो a, 2 टू द पावर x को क्या बोल दो b. वैसे तो देखो यार, ये क्वेश्चन में तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन जैसा कुछ नहीं पूछा है. क्वेश्चन में केवल क्या पूछा है, द सॉल्यूशन. तो दिख रहा है 0 आंसर तो है इसका कंफर्म. 9 टू द पावर 0 1, 6 टू द पावर 0 इज आल्सो 1, 4 टू द पावर 0 1 into 2 यानी कि 2. 1 plus 1 is equal to 2. तो ऑप्शन ए तो कंफर्म है. ऑप्शन बी तो जो है नहीं दिख रहा है, क्योंकि 9 plus 6 15 और 4 into 2 is 8. तो ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है, डी भी पॉसिबल नहीं आएगा, 3 भी पॉसिबल नहीं है. एक ही पॉसिबल आंसर आएगा इसका 0. समझ गए? हाँ. बाकी देख लो. देखो इसको ऐसे करते हैं प्रॉपर. तो 3 टू द पावर x को पुट किया a, 2 टू द पावर x को पुट किया b, ये बन गया b दिस. a स्क्वायर प्लस ab माइनस का 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अंडरस्टूड? इसको होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन. होमोजेनियस का मतलब ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, दिस इज आल्सो 2 डिग्री. होमोजेनियस में होता क्या है ना, फैक्टर्स हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? फैक्टर. लाइक दिस कैन बी रिटन एज 2ab minus ab minus 2b स्क्वायर. समझ गए? हाँ. कॉमन a रिमेनिंग है a plus 2b, कॉमन है माइनस का b, रिमेनिंग है a plus 2b is equal to. So one possibility is a is equal to b, second possibility is a plus 2b is equal to 0. a plus 2b कभी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के ऊपर आप कोई भी पावर अप्लाई करते हो, आंसर भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का समेशन 0 नहीं होता है. तो a to the, so a is equal to b, यानी this is equal to this. एक ही पॉसिबिलिटी है, x is equal to 0. अंडरस्टूड? Yes. हाँ, बाकी एग्जाम टाइम पे तो
सॉल्यूशन ही पूछा था, ऑप्शन गिवन है आपको, पुट करो, चेक करो, हो गया। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं तो फिर बात अलग है, फिर तो आपको चेक करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। चलो एक काम करो, ये शीट आप लोग कंप्लीट कर लो, मैं कल एक और रख देता हूँ इसका डिस्कशन सेशन। तो जो भी क्वेश्चंस आज रह गए थे, एक दो क्वेश्चन, या फिर कल ये हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ सर। अप टू क्वेश्चन नंबर 10। इसके अलावा भी तुम्हें कोई डाउट वगैरह है तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सेम टाइम एक डिस्कशन सेशन और रख देते हैं इसका, ओके? यस यस सर। ठीक है, इसके अलावा भी कोई डाउट है मेरे को अलग से मैसेज वगैरह कर देना, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यस सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है? बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू।